निर्ममता के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की किस निर्ममता के साथ हत्या की थी, इसको कौन भूल सकता है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और जब हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। ये 25 करोड़ जनता ही तो हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। बिना रुके और बिना डिगे और बिना झुके अनवरत यात्रा चलती रही। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करे वह सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है। नौजवानों के रोजगार की समस्या का समाधान, अन्नदाता किसानों की समस्या का समाधान, महिलाओं की सुरक्षा का समाधान, बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, शहीदों का सम्मान हो सके। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था। एक होड़ लगती थी, जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था?
विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। नहीं, इस 85 के 85 एपिसोड में, यानी 84 हो चुका है, आज 85 हम सुनेंगे। एक भी वाक्य उन्होंने राजनीति और राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यह रिकॉर्ड है कि एक भारत का प्रधानमंत्री देश को एक बार नहीं हर महीने 85 बार संबोधित किया हो और उन्होंने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। यानी इस मन की बात का उपयोग अपनी राजनीतिक विषय को रखने का उपयोग नहीं किया। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, ये उनकी दूरदृष्टि, सोच, विचार और देश को, करोड़ों लोगों को अपने साथ समाहित करते हुए समाज क्या सोचता है वो उनकी मन की बात बनती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने सभी महान नेताओं को, चाहे वो जन्मतिथि हो चाहे पुण्यतिथि हो, उनको याद किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया है। उन्होंने जिन विषयों के बारे में चर्चा की है वो राष्ट्र से जुड़े विषय हैं जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने सांस्कृतिक विषयों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कभी मणिपुर का उदाहरण देकर के बताया है कि मणिपुर में एक आदिवासी ने किस तरीके से देश और समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसकी चर्चा की। उन्होंने कर्नाटक में किसी महिला ने अपने जीवन को एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए लगा दिया, उसकी चर्चा की। उन्होंने किसी गरीब व्यक्ति ने अनाथ बच्चों के लिए अपना जीवन सर्वस्व किया, उसकी चर्चा की। यानी देश के अंदर जो लोग बिना नाम के, बिना यश के समाज के लिए लगे रहते हैं, उनको राष्ट्रीय मंच पर ला करके हमारा देश और समाज सामाजिक योगदान से कितना मजबूत होता है, इसका उन्होंने मन की बात में प्रमाण दिया है। उन्होंने चर्चा की है त्योहारों की, त्योहारों के बारे में उसकी महत्व की, उस महत्व में से किस प्रकार से क्या निकलता है उसकी चर्चा की है। उन्होंने चर्चा की है बच्चों को पढ़ाई में और परीक्षा को कैसे देखना चाहिए, इसकी चर्चा की है। बच्चों को किस हौसले के साथ परीक्षा में जाना चाहिए, इसकी चर्चा की है। उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि बदलते मौसम में बच्चों को किस तरीके से और माँ बाप को किस तरीके से बच्चों को स्वास्थ्य के दृष्टि से चिंता करनी चाहिए, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। पर्यावरण की चर्चा की है। उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण की चर्चा की है।
महिलाओं को किस तरीके से ताकतवर बनाया जा सकता है और किन किन महिलाओं का इसमें योगदान है, उसकी चर्चा की है। उसी तरीके से युवाओं के किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उसकी चर्चा की है। उन्होंने देश के लिए खेलने वाले, फिर चाहे ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, पैरा ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, सबके बारे में चर्चा करते हुए आज देश को दुनिया में स्पोर्ट्स में भी स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है, ये हम जानते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, स्वच्छ भारत अभियान में महिला सशक्तिकरण की चर्चा की है। उन्होंने कोविड के दौरान किए गए प्रयासों की चर्चा की है, किस तरीके से किसी नर्स ने, किसी डॉक्टर ने किस तरीके से अपना योगदान किया है, इसकी चर्चा की है। उन्होंने कोविड के दौरान ऑक्सीजन ले जाने वाले, बिना भोजन किए हुए, बिना रुके हुए, बिना नींद लिए हुए, जो उस ऑक्सीजन के चलाने वाला वाहक था, ड्राइवर था, उसके साथ डायरेक्ट संवाद करके मन की बात में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देश कैसे खड़ा होता है। उन्होंने उन पायलट्स के साथ चर्चा की जिन लोगों ने हजारों टन ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया, उड़ानें भरी। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन एक हफ्ते के अंदर 1400 उड़ानें भर करके वह ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था। उन ऑक्सीजन के लिए पायलट्स के साथ बातचीत की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको एमएलए बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया हैं, वो
बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता एक बटन दबा के जीवन ज्योत को जिता दे और एक ही बटन से ये दोनों हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बाहर निकली थी तो आपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहाँ पर बहुत से तो नए कैंडिडेटों चेहरों को मौका दिया गया था। आप जब इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, क्या आम आदमी पार्टी को जनता के बीच से नए चेहरों का चयन नहीं कर पाई या कुछ और वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब है, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि दूसरी, पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत संघर्ष किया और मैंने देखा पिछले 5-6 महीने के कार्यकाल में लगातार इस क्षेत्र की चिंता करी, जिन्होंने बहुत सारे काम करवाए और विधानसभा को काफी आगे ले जाने का काम किया। ऐसे हमारे भाई आदमी महेश नेगी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदमी रवि रतला जी, और जिनको आप सबके बीच में से यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और बड़े जुझारू हैं। मैंने बचपन से देखा है, इनके अंदर बड़ी लगन है, बड़ी ऊर्जा है। भाई अनिल शाही जी और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही युवा ऊर्जावान, और लगातार वो भी टिकट की दौड़ में उनके बराबर ही थे, खड़े हो जाओ, और लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं हमारे भाई कैलाश भट्ट जी और सभी हमारे सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी आए हुए दूर दूर से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई एवं बहनों। आज चूंकि बोलने का ज्यादा टाइम नहीं है, सूरत जाना है मुझे, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव ऐसा चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई। चाहे सैनिकों का मामला हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे सड़कों की बात करें या फ्री वैक्सीनेशन की बात करें, या चाहे मुफ्त में राशन देने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना लाने की बात करें, या चिकित्सा की बात करें। एक एम्स हमारे कुमाऊं में खुल गया है, आपके अल्मोड़ा का जो मेडिकल कॉलेज रुका हुआ था, 100 सीटें उस पर कल ही जो है स्वीकृत हो गई है भारत सरकार से, वो मेडिकल कॉलेज चलने लगा है। हमारे यहाँ पर बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की भी स्वीकृति हो गई है, उसका भी काम शुरू हो गया है। ऐसे अनेकों काम हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए। भाइयों बहनों, मुझे भी पिछले 6 माह से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से 6 माह का समय मुख्य सेवक के रूप में मिला। मैंने कोशिश करी, मैं जगह जगह जहां भी गया, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन बोले कि आपको समय कम मिला है। मैंने कहा, एक मेरी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इतने समय, जो भी समय था वो समय दिया। आपका समय देने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे विजन बनाए हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। उसके लिए हमने सारे प्रिंट बनाए हुए हैं और हम इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं कि जब हम 25 साल के होंगे, अभी हम 21 साल के, और 25 साल के होंगे तो हमारे रोजगार के क्षेत्र में क्या काम होगा, पलायन कैसे रुकेगा, हमारे यहाँ पर फलों की क्या स्थिति होगी, जैसे द्वारा 8 क्षेत्र है, बागवानी के क्षेत्र में क्या
होगा, यहाँ पर उद्यान के क्षेत्र में क्या होगा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, इस तरह से योजना बनेगी। वो सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। भाई बहनों, ये मैंने बताया कि जैसे हमने सरकार में रहते हुए बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, मैं उसके बारे में बताऊंगा तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। एक भी कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं, हर क्षेत्र में हमने रास्ता निकाला। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के साथ पिछले 21 सालों से लंबित जो बंटवारे के मामले थे, उन बंटवारे के मामलों का भी हमने निस्तारण किया। भाइयों बहनों, आपने योजना चलाई, नौजवान युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की, हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया, आंगनबाड़ी, आशा है, भोजन माता है, पीआरटी के जवान, वृद्धावस्था की पेंशन पहले एक को मिलती थी, दोनों को हमने देने की व्यवस्था करी। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये विधवा पेंशन, इनको मैंने 1200 से 1500 हम लोगों ने किया है। ऐसे तमाम कार्य किए। नई खेल नीति लेकर आए, हमने बहुत सारे काम किए भाइयों बहनों, एक प्रयास किया है। एक तरफ तो हम लोग हैं, नहीं मोदी जी हैं या हम हैं जो आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने कामों में प्रयास किया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2017 से पहले आपने सरकार देखी होगी, कैसी सरकार थी। उस सरकार में लोग कहते थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो करना है कर लीजिए, जितना लूटना लूट लीजिए। भू माफियाओं का खेल, खनन माफियाओं का खेल, शराब माफियाओं का खेल किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत हमारे महेश दा ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, हमारे कैलाश जी भी बड़े यहाँ के जुझारू हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम लोगों ने सारे, क्योंकि पार्टी का भी एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम के आधार पर ये नहीं है कि अब जिनको टिकट नहीं मिला वो योग्य नहीं, वो भी बड़े योग्य है, उनको भी पार्टी आगे कहीं न कहीं लाएगी, किसी न किसी रूप में लाएगी। लेकिन अनिल को लाया, आप सबको इसका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और ऐसी सरकार बनानी है जो सरकार केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। अगर एक भी सीट नहीं, एक भी वोट गड़बड़ाएगा तो निश्चित रूप से जो विकास के काम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, वो बहुत तेजी से जो आगे जाने चाहिए, उनमें रुकावट पैदा होगी, उनमें व्यवधान पैदा होगा, बाधा पैदा होगी। आज मैं जिस प्रकार से यहाँ आते ही बाजार के अंदर घुमा हूँ, आप लोगों के साथ संपर्क किया, हम लोगों ने निवेदन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दौराहाट क्षेत्र में अब कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती वह करती। और मैं तो आपसे भी अपील करना चाहता हूं, फर्रुखाबाद के प्रबुद्ध जनों से भी अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र रहे हैं, सारे चुनावी घोषणा पत्र के पन्नों को पलट कर आप देखिए। जब जब हमारी सरकार बनी है, अपने वादों को हमने अक्षरशः पूरा किया है। यह सबसे बड़ी पूंजी हमारी विश्वसनीयता है, हमारे कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रहा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में काम करती थी तो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। उस समय यह पहला चुनाव भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग लड़े थे, तो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह तामील किया था कि हमारी सरकार इस हिंदुस्तान में बनेगी। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, हम उस धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। लेकिन वैसी परिस्थितियां कभी मोदी जी की सरकार के पहले पैदा नहीं हुई। लेकिन जो ही संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया, बहनों भाइयों, आपने देखा कि अपने किए गए वादे को हम लोगों ने चुटकी बजाकर पूरा कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान जो विभाजन के, भारत के विभाजन के बाद बना है, वैसे तो मैं यह मानता हूं भारत का विभाजन होना ही नहीं चाहिए था और मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए लोगों को विवश कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, यहूदी, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा।
उस समय किसी राजनीतिक पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी थी जिसने ये कहा, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं पर भी यदि किसी अल्पसंख्यक का, यानी हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो मूल रूप से भारतवासी रहे हैं, यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न होगा और वह अपना देश छोड़कर भारत आना चाहते हैं, जिन्हें अब तक भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी, और भारत में आकर जो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। यह हमने वादा किया था। और सरकार बनने के साथ ही हम लोगों ने नागरिकता का कानून भी चुटकी बजाकर पास कर दिया। कोई मां का लाल ये नहीं कह सकता हमारी कृति और कथा में कभी अंतर रहा। राम जन्मभूमि के बारे में, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, हम लोगों का वादा था। बहनों भाइयों, जब भी चुनाव हुए, घोषणा पत्र में जब हम शामिल करते थे, तो लोग हम लोगों की खिल्ली उड़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी चुनाव आता है राम जन्मभूमि की बात करने लगते। लेकिन आपने देखा, जब संसद में आप लोगों ने हम लोगों को ताकत दे दी है और हमारी सरकार बनी, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, उस पर भी मोदी ने आक्रमण करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसका पुनरुद्धार कराया था, वहां कुछ निर्माण कार्य कराएंगे। लेकिन सोमनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया, तो भारत माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों, सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूं